Hello everyone. In this lecture, we will continue about the fuel cell, and today we will discuss the working of fuel cells. In the last lecture, we have discussed the principle of fuel cell, that it consists of two electrodes and an electrolyte between the two electrodes, and also an anodic and cathodic catalyst on the two electrodes, which are anode and cathode. A fuel in one side is used and an oxidant, that is oxygen, is used on the other side. So this is the principle of fuel cell. अब समझते हैं कि फ्यूल सेल की वर्किंग कैसे होती है। देखिए, ये होता है फ्यूल सेल। पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं और उसके बाद इसमें वर्किंग समझेंगे। तो फ्यूल सेल में ये एक इलेक्ट्रोड है, दिस इज द वन इलेक्ट्रोड जिसको हम बोल रहे हैं एनोड, एंड दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोड जिसको हम बोल रहे हैं कैथोड, एनोड इज द नेगेटिव पोस्ट, and cathode is the positive post of the fuel cell. तो एनोड एक इलेक्ट्रोड हो गया जो कि पोरस कार्बन से बना हुआ है, कार्बन या ग्रेफाइट से, और कैथोड भी उसी मटेरियल का है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि एनोड जो है वो निगेटिव पोस्ट है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोस्ट है यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये जो है वो पोरस मटेरियल, पोरस का मतलब इसमें बीच बीच में क्या है, होल्स हैं। यहाँ पे बीच बीच में क्या है, होल्स हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये भरा हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे भरा हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ओनली परमिट्स द पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट ओनली परमिट्स द, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही पास होने देती है और निगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, बिल्कुल भी अपने अंदर से पास नहीं होने देती है। जबकि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स जो है हाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी रखते हैं। इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली फ्लो हो सकते हैं, बड़ी तेजी से फ्लो हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए जिनके बीच में पोरस, ये जो है वो पोरस है यहाँ पे, मतलब इसमें बीच में होल्स हैं, और इन होल्स में हम पुट कर देते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट जो कि हम जनरली यूज करते हैं प्लेटिनम पाउडर। तो प्लेटिनम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं ये जो पोरस होल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक बना देते हैं चेंबर जहां से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होगी, और इधर एक चेंबर बना देते हैं जहां से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होगी। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को यहां से सप्लाई करेंगे, पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो होती है 1H1 हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन 1H1 हाइड्रोजन एटम जो होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऑर्बिट में। एक ही ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता है नहीं। तो न्यूट्रॉन कोई नहीं होता इसमें, सिर्फ एक पॉजिटिव होता है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहर के ऑर्बिट में जिसका चार्ज निगेटिव होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस जो है H2 यहाँ इस पे पास की जाती है चेंबर में, तो इस पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू वो यहां से पास होने लगती है, और बीच में है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस पास हो रही है 2H2, उसको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ देता है। 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है 2H2 इज इक्वल टू 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कैटलिस्ट है वो इस एनोड वाले टर्मिनल पे क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस जब इस पोरस इलेक्ट्रोड से पास होती है, तो कैटलिस्ट इसको आयंस में या तो प्रोटॉन्स कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, यानी कि H प्लस। तो H प्लस में बेसिकली एक प्रोटॉन ही है और कुछ है नहीं, तो इसको इसलिए प्रोटॉन भी बोल देते हैं और हाइड्रोजन आयन भी बोल देते हैं।
तो ये इसको ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन को H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन आयन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं, हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट से पास होके इधर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ही यही है कि वो पॉजिटिव चार्ज को पास होने देता है। लेकिन निगेटिव चार्ज को वो पास नहीं होने देता, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेम्ब्रेन से बिल्कुल भी पास नहीं हो जाते। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफर होके इधर पहुंच गए हैं, तो इधर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इधर कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये तो रूल है कि जो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो निगेटिव चार्ज है वो इसको, ये जो इधर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ये जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने के लिए रास्ता दे दें, क्योंकि ये वैसे ही उधर जाना चाहते हैं, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू रास्ता दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टिव वायर से, कोई वायर कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिव, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से ये मूव करने लग जाएंगे और इधर की तरफ आना शुरू कर देंगे। और चूंकि ये हमने एक कंडक्टिव वायर यहां से कनेक्ट की है, इस कंडक्टिव वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इधर आना शुरू कर देते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगी, और यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी इससे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रहा है, ये कैसा होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो फ्यूल सेल, अगर हम देखें कि फ्यूल सेल और सोलर सेल की जो वर्किंग है वो काफी हद तक सिमिलर है। सोलर सेल में भी हम यही करते हैं कि पीएन जंक्शन बना देते हैं, एक पीएन जंक्शन बना देते हैं, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके एक्साइट करके निकाल देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड में जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक लेयर आ जाती है, डिप्लीशन लेयर, और वो लेयर उसको उधर क्रॉस करने नहीं देती है। बस इसी चीज का फायदा उठा के हम उसमें एक कंडक्टिव एन और पी को, इलेक्ट्रोड एन और पी इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड लगा के, और उसमें कंडक्टिव वायर कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को उधर जाने का रास्ता दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव वायर से फ्लो होने लगते हैं, और करंट हमें मिल जाती है डीसी करंट, 0.5 वोल्ट की डीसी करंट हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एन पी जंक्शन की बजाय यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक फ्यूल सप्लाई करते हैं, और ये फ्यूल को कैटलिस्ट की हेल्प से हाइड्रोजन आयन और निगेटिव आयंस में तोड़ लेते हैं। हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रोलाइट की मदद से पास करा देते हैं दूसरी साइड में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव चार्ज को जाने नहीं देता है। बस अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट से। इसी बात का फायदा उठा के हम उसको एक रास्ता दे देते हैं, एक कंडक्टिव वायर कनेक्ट करके, और उस वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज द करंट। तो ये हमें यहाँ से करंट मिल जाती है, डीसी करंट। ये हो गया फ्यूल सेल, वन सेल, सिंगल सेल, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, सिंगल सेल। इस ये जो सिंगल सेल है ये हमें डीसी आउटपुट देता है 0.9 वोल्ट की, 0.9 वोल्ट की डीसी आउटपुट देता है। अब 0.9 वोल्ट तो किसी काम का नहीं है, तो वो भी सोलर भी 0.5 वोल्ट ही देता है, वो भी किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करके जितना वोल्टेज हमें डीसी वोल्टेज चाहिए होता है वो ले लेते हैं, और फिर इन्वर्टर लगा के अगर हमें एसी चाहिए तो उसको एसी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे मतलब नहीं है कि वोल्टेज कितना मिल रहा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करके ज्यादा वोल्टेज भी ले सकते हैं। तो मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि हमें एक फ्यूल सेल से डीसी करंट मिलता है, और वो जो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलता है वो 0.9 वोल्ट का होता है। तो इस तरीके से ये जो फ्यूल सेल है वो काम करता है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रॉन से पास होने लगती है यहाँ से, और कैटलिस्ट इसको हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन में तोड़ देता है, और बाकी अगर जो एक्स्ट्रा गैस होती है, एक्सेस फ्यूल होता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और इसको वापस रिसर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव आयन आ गए, ठीक है, तो 4 पॉजिटिव आयन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलके बना लेंगे हाइड्रोजन गैस, और वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो वो H2O बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके जो वाटर वेपर की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगी।
ठीक है। तो हमें कुछ भी यहाँ से पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी तरह का कुछ भी पोल्यूशन नहीं यहाँ पे मिल रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, प्योर ऑक्सीजन तो कहीं भी सप्लाई नहीं करते। तो किसी भी कंबशन रिएक्शन की भी अगर हम बात करें तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन एयर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एयर ही सप्लाई करते हैं। बस जो काम की ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोड पे जाके रिएक्शन कर लेती है और वाटर वेपर बना के यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे वाटर वेपर के साथ, एयर के साथ में क्योंकि नाइट्रोजन भी आई होगी, तो वो नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो इस साइड में क्या है, हीट भी बहुत निकलती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तो यहाँ से हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो एयर यहाँ से सप्लाई होती है, वाटर वेपर यहाँ से निकल जाती है, हीट भी यहाँ से निकलती है। टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है फ्यूल सेल्स में बिकॉज ऑफ दिस हीट जनरेशन। यहाँ से फ्यूल सप्लाई इन होता है, एक्सेस फ्यूल जो है यहाँ से बाहर निकलता रहता है, और यहाँ से जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अभी ये जो रिएक्शंस हैं, जितना सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतना सिंपल एक्चुअली है नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी डाउट इसमें हो सकता है कि जब हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से ब्रेक की और उसको पॉजिटिव और निगेटिव आयन में तोड़ लिया, और हाइड्रोजन आयन इधर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करा के इधर पहुंच गए, तो वापस हाइड्रोजन मिल गई। तो इसी हाइड्रोजन को ही हमने क्यों नहीं निकाल लिया, इसका आउट प्रोडक्ट, और इसी हाइड्रोजन को वापस सप्लाई कर दे? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर तो फर्स्ट लॉ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हाइड्रोजन गैस तो इसमें कंज्यूम ही नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है भाई, अगर इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो कुछ एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही होगी ना, दैट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल। हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी से वो एनर्जी बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ही मिल जाएगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो OH, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है KOH या NaOH, तो ये जो हाइड्रोजन आयन आते हैं वो पहले OH माइनस आयन के साथ में पहले ही वाटर बना लेते हैं, फिर वाटर बनाने के बाद में इधर आता है। तो दैट इज द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस उसमें होती हैं। फिर ये जो ऑक्सीजन है वो अपने आयंस में टूटती है, और तब जाके हमें यहाँ पे वाटर, जो वाटर है वो यहाँ पे आउटलेट पे मिलता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को मिला के यहाँ से हाइड्रोजन को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो पहले ही इस इलेक्ट्रोलाइट में जो OH है, OH निगेटिव, OH माइनस, उसके साथ में रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। इसको एक एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारा एक फ्यूल सेल है, फ्यूल स्टैक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है वो सप्लाई हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम 4H लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए इक्वेशन क्या होती है, 2H2 प्लस O2। इसलिए 2H2 की हम बात कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन H2 वैसे जो होता है इसका मॉलिक्यूल H2 होता है, इसलिए दो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो एक्सेस है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस हमने सप्लाई की, क्योंकि ये पोरस है तो इसमें जाता रहता है। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कैटलिस्ट यहाँ पे लगा दिया है। तो कैटलिस्ट जो है वो ये पोरस होता है, और उसी के अंदर उसमें पाउडर की फॉर्म में उसको भर देते हैं। तो कैटलिस्ट पे आके, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन गैस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर में आ रहे हैं दो दो करके, दिस इज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और ब्रेक होने के बाद ये जो ग्रीन और येलो कलर के बने, तो ग्रीन इज द प्रोटॉन एंड येलो वन इज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैटलिस्ट पे आने के बाद ये जो रेड कलर के हाइड्रोजन गैस है वो ग्रीन और येलो कलर में ब्रेक हो रही है। ये देखिए यहाँ पे रेड और ये देखिए रेड और सॉरी येलो और ग्रीन कलर में ब्रेक हो रही है। येलो है इलेक्ट्रॉन और ग्रीन है प्रोटॉन। तो जो ग्रीन कलर के प्रोटॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते चले जा रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है येलो कलर के वो पास नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने रास्ता दे दिया एक्सटर्नल सर्किट में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से फ्लो होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इधर से आ रही है ऑक्सीजन। ठीक है। इधर से आ रही है ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये आयन आके फिर वापस इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बन के यहाँ से निकल जाते हैं। तो बाकी यहाँ से वाटर वेपर भी निकलेगी, क्योंकि एयर हमने सप्लाई की है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी, और इस रिएक्शन में जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट भी यहाँ से आपको दिखेगी कि वो हीट भी यहाँ से निकल रही है। तो फ्यूल सेल जो है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस हीट जनरेशन। लगभग 400, 500 या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है। तो वर्किंग समझ में आ गई। हाइड्रोजन फ्यूल जो है, जो बाकी का बचा हुआ है वो रिसाइकिल कर लेते हैं यहाँ से बाहर निकाल के। ये जो है आपका एक कैटलिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, यानी कि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जो है एल्कलाइन, अगर फ्यूल सेल की बात करेंगे तो KOH या NaOH फ्यूल को हम यूज करते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल।
अब देखते हैं रिएक्शंस किस तरह की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो फ्यूल सेल में होती हैं, एनोड पे अगर देखेंगे तो 2H2 जो है हाइड्रोजन गैस, 2 क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए। तो 2H2 से 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं एनोड पे और 4 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ये हाइड्रोजन आयन तो इलेक्ट्रोलाइट से पास हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पास होते हैं, जिसमें करंट फ्लो होती है, जिससे हमें करंट मिलती है और वोल्टेज मिलता है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, ये देखिए, ये जो O2 गैस यहाँ से आ रही है, 4H+ आयन वहां से आ गए और निगेटिव आयन हमें एक्सटर्नल सर्किट से मिल गए, ये इलेक्ट्रोलाइट से आ गए थे, ये कंबाइन होकर 2H2 बना लगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर कर देंगे तो जो फाइनल इक्वेशन है क्या है, देखिए ये RHS में है 4H+, ये LHS में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स RHS में है, ये LHS में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2H2 + O2 = 2H2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है और इससे हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसी इक्वेशन से हमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस जो की होती हैं फ्यूल सेल में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फ्यूल सेल जो हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। एल्कलाइन फ्यूल सेल, अब ये जितने भी टाइप हैं, एल्कलाइन फ्यूल सेल, मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल, FC का मतलब है इसमें फ्यूल सेल, तो मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल एंड पॉलीमर इलेक्ट्रोड टू मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। अब देखिए ये है क्या, बेसिकली सारे फ्यूल सेल में जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पे आएगी, ब्रेक होगी, प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन से पास होकर इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, कैथोड पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट से होंगे। सब में वर्किंग बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो इनके नाम में लिखा हुआ है, ये एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन मतलब किसी एल्कलाइन नेचर का कोई फ्लूइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, जैसे KOH या फिर NaOH, KOH या फिर NaOH। ठीक है, ये है मोल्टन कार्बोनेट। मोल्टन कार्बोनेट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो बेसिकली सॉलिड ऑक्साइड में सॉलिड ऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है फ्यूल सेल में, उसी के नाम पे फ्यूल सेल का नाम हो जाता है। जैसे KOH या NOH हो रहा है तो एल्कलाइन हो गया, फॉस्फोरिक एसिड यूज हो रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड नाम हो जाएगा, मोल्टन कार्बोनेट यूज हो रहा है तो मोल्टन कार्बोनेट उसका नाम हो जाएगा। बाकी की जो वर्किंग है वो उसकी सेम है। ठीक है, अब बात ये आती है कि फिर ये इतने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का फायदा क्या है। तो जैसे जैसे हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसी उसी के बेसिस पे जो फ्यूल सेल का वर्किंग टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। तो किसी में इनमें सब में क्या डिफरेंस आएगा, सबका वर्किंग टेम्परेचर इसमें अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज कर रहे हैं। और इफिशियंसी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इफिशियंसी जो है वो लगभग 60 से 80% के बीच में ही रहेगी सबकी। तो अलग अलग फ्यूल सेल की इफिशियंसी जो है वो 60 से 80%, अलग अलग फ्यूल सेल की जो इफिशियंसी है वो अलग अलग होगी। अलग अलग फ्यूल सेल का इन ये जो टाइप है इलेक्ट्रोलाइट यूज करने से उनका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा, कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। तो इसी के बेसिस पे जो फ्यूल सेल्स है वो क्लासिफाई करे गए हैं। सबकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग जो है वो बिल्कुल सबकी सेम होगी, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जितने भी ये आप फ्यूल सेल देखेंगे, दैट फ्यूल सेल्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज। जिस तरह का इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल में यूज होगा उसी के बेसिस पे फ्यूल सेल का नाम हो जाएगा, जैसे एल्कलाइन हो गया या फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। हायर इफिशियंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वेंशनल प्रोसेस में इफिशियंसी मैक्सिमम मिलती है 30% ओनली, जबकि फ्यूल सेल में बहुत हाई इफिशियंसी 60 to 80%, 70% तो इजीली मिल जाती है। तो लगभग 70% जो इफिशियंसी है वो मिल जाती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा जो वेस्टेज है वो नहीं होता है। लो नॉइस पॉल्यूशन एंड लो थर्मल पॉल्यूशन, क्योंकि जो हीट है यहाँ से निकलती है फ्यूल सेल में उसको भी हम यूज कर लेते हैं, तो कुछ भी थर्मल पॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब गर्म गैसेस, थर्मल पॉल्यूशन का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को हम एटमॉस्फेयर में रिमूव नहीं कर रहे हैं, एज इन केस इन पावर प्लांट जो चिमनी में फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं या IC इंजन में। और लो नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस तो बिल्कुल ना के बराबर होता है।
Fuel cell gives excellent method for efficient use of fossil fuels, hence saves fossil fuels. देखिए अब इसका क्या मतलब है कि जब इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल लाइक हाइड्रोजन या और किसी तरह का फ्यूल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो उनको जो है हम सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कन्वेंशनल प्रोसेस में अगर हमारा सपोज के 10 kg फ्यूल लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 kg फ्यूल ही लगेगा उतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, ये जो सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को सेव भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को बिना पॉल्यूशन के यूज भी कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल्स जो हैं वो इफिशिएंट मेथड होने की वजह से फॉसिल फ्यूल को सेव भी करते हैं। फ्यूल सेल्स आर लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन थोड़ा बहुत तो जो है वो होता ही है, थोड़ा बहुत नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए इसमें लिखा हुआ है लेस पॉल्यूटिंग। द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट इज क्लीन, जो केमिकल प्रोसेस यूज हो रहा है वो बिल्कुल क्लीन है, किसी भी तरह का एयर पॉल्यूशन नहीं है। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज H2O, जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है दैट इज H2O, और ये H2O इतना प्योर होता है कि इसे पीने के लिए भी यूज किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर, इस पानी को हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ये इतना प्योर वाटर प्रोड्यूस होता है। सोचिए कि जहां पे बाकी फॉसिल फ्यूल्स को अगर कन्वेंशनल मेथड में हम यूज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे पीने का पानी हमें मिल रहा है इस एनर्जी के साथ साथ में। ठीक है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी काफी लो है। फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पावर प्लांट साइज, फ्यूल सेल की जो परफॉर्मेंस है मींस उसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 60 से 80% है, और हमेशा इतनी ही रहती है बेस्ड ऑन के उससे हम कितने साइज का फ्यूल सेल बना रहे हैं। अगर उसको किलो वोट में पावर के लिए बना रहे हैं तभी भी वही उसकी एफिशिएंसी रहेगी, वॉट में पावर ले रहे हैं 200-300 वॉट तब भी उसकी एफिशिएंसी इतनी ही है, बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना चाह रहे हैं मेगा वॉट्स में तब भी उसकी एफिशिएंसी इतनी। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लांट साइज होती है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट नहीं होती। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी सिस्टम के सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो नहीं। तो हाई इनिशियल कॉस्ट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स, जैसा मैंने बताया प्लेटिनम इसमें जो कैटलिस्ट है वो यूज हो रहा है, प्लेटिनम काफी कॉस्टली मटेरियल है, इसलिए जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, लाइफ टाइम्स ऑफ सेल्स आर नॉट एक्यूरेटली नोन, क्योंकि अभी तक बहुत लंबे समय के लिए फ्यूल सेल, लंबे समय के लिए छोड़ो अभी तक फ्यूल सेल जो है प्रॉपर्ली यूज होना शुरू हुए ही नहीं है, तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, कितना टाइम ये फ्यूल सेल काम करेंगे, कितना टाइम ये चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर्ली यूज होना शुरू नहीं हुए हैं। लार्ज वेट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस फ्यूल स्टोरेज सिस्टम, देखो भाई ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है जहां पे भी हम गैसियस फ्यूल को यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी स्टोरेज की। ठीक है, जैसे हम अगर जो कार्स वगैरह हैं सीएनजी पे चलाते हैं तो वहां पे भी स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम जो एक कार का टैंक होता है वो 10 किलो के आसपास में सीएनजी भर पाता है, जिसमें लगभग 200 से 250 किलोमीटर ही कार चल पाती है। ठीक है, तो इस जहां पे भी गैसियस फ्यूल यूज होगा, जहां पे भी, इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि गैस का क्या है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से स्टोरेज की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है इसलिए स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें कोई ऐसा फ्यूल यूज कर लेते हैं जो जिस एक ऐसा सिस्टम इसके अंदर लगा देते हैं जो हाइड्रोजन गैस को उसी समय रिलीज करे, किसी सॉलिड या लिक्विड टाइप के सब्सटेंस से हाइड्रोजन गैस बना ले और फिर हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर सकते हैं, उसी में बने और उसी में फिर यूज हो जाए। तो ये एक इसका अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे हाइड्रोजन गैस जो यूज हो रही है उसके लिए स्टोरेज की प्रॉब्लम है। हाई कॉस्ट ऑफ प्योर हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी ये जो सिस्टम है वो काफी कॉस्टली हो जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड इन लेसर वॉल्यूम बाय लिक्विफेक्शन, बट लिक्विफेक्शन इटसेल्फ रिक्वायर 30% ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, तो हाइड्रोजन को हम लिक्विफेक्शन करके स्टोर कर सकते हैं कम वॉल्यूम पे, लेकिन उसको करने में 30% एनर्जी तो चली जाएगी। तो फ्यूल सेल अगर 60% इफिशियंसी दे रहे हैं उसमें से मतलब सपोज करो कि 100 में से 60 किलो जूल हमें एनर्जी मिली, 100 किलो जूल अगर हमने केमिकल एनर्जी को यूज किया तो उसमें से 60 किलो जूल हमें मिल जाएगी, क्योंकि 60% इफिशियंसी है, उसमें से 30% तो 30 किलो जूल जो है वो इसको लिक्विफाई करने में चली जाएगी।
और बाकी बची 30%, तो फिर कन्वेंशनल प्रोसेस आ जाते हैं। कन्वेंशनल प्रोसेस की एफिशिएंसी भी 30% है, तो इतना कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन, अभी हमारे पास बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे। अगर कार्स में सपोज हम फ्यूल सेल्स को यूज करते हैं, तो जैसे अभी हम इजीली पेट्रोल भरवा सकते हैं, ऐसे कहीं से हाइड्रोजन अभी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन का नहीं है, ये भी एक डिसएडवांटेज है अभी फ्यूल सेल्स को यूज ना कर पाने का। और बाकी कुछ डिसएडवांटेज तो ये है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, हाइड्रोजन को स्टोर करने की प्रॉब्लम है, और हाइड्रोजन जो है वो कॉस्टली भी है, प्योर ऑक्सीजन क्योंकि प्योर हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रही है तो वो कॉस्टली भी है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बाद भी हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है फ्यूल सेल की। द फर्स्ट कमर्शियल यूज जो हुआ था फ्यूल सेल का, वो नासा स्पेस प्रोग्राम में हुआ था, टू जनरेट पावर फ्रॉम सैटेलाइट एंड स्पेस कैप्सूल। तो नासा ने सबसे पहले फ्यूल सेल का यूज किया था अपने स्पेस प्रोग्राम में। उसके अलावा फ्यूल्स फ्यूल सेल्स आर यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड बैकअप पावर, प्राइमरी और बैकअप पावर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में और रिमोट एरियाज में। ठीक है, प्राइमरी और बैकअप का मतलब कि बेस प्लांट बना सकते हैं जो कंटिन्यूस सप्लाई करे, और एक बैकअप पावर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जब मेन पावर चला जाए तो उस फ्यूल सेल से हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। दे आर यूज टू पावर फ्यूल सेल व्हीकल्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बोट्स एंड सबमरीन। इन सब में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी, उसके हिसाब से हम इन सेल्स को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द होल अबाउट द फ्यूल सेल्स।